आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के डार्क हॉर्स के बारे में, यानी कि सैपेकेट जैगवार एके शमशीर, जो कि 1979 से इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विस अभी तक देता आ रहा है। तो इस एपिसोड में जानेंगे इस एयरक्राफ्ट की कुछ खास बातें, इसके कुछ डिज़ाइन फीचर्स, इसकी कुछ ऑपरेशनल हिस्ट्री, इसमें किस किस तरह के अपग्रेड्स हुए हैं और लगभग 4 दशकों के समय के बाद भी अभी भी ये इंडियन एयरफोर्स के लिए रेलिवेंट कैसे बना हुआ है। और अब शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सैपेकेट जैगवार स्वेप्ट विंग ट्विन इंजन अटैक एयरक्राफ्ट है, और जो ये सैपेकेट जैगवार है ये फ्रांस के ब्रिगेड एविएशन और यूके की ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, तो इन दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर का प्रोडक्ट है। और इसका जो डेवलपमेंट है वो अर्ली 1960s में शुरू हुआ था, जब रॉयल एयरफोर्स को एक सुपरसोनिक ट्रेनर की रिक्वायरमेंट थी और जो फ्रेंच एयरफोर्स थी वो अपने पुराने हो रहे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की फ्लीट के रिप्लेसमेंट को ढूंढ रही थी। और ये दोनों देशों के एयरफोर्सेज एक ऐसा नया एयरक्राफ्ट चाहती थी जो वर्सेटाइल हो, अफोर्डेबल हो और उसको मेंटेन करना भी आसान हो। और फिर 1966 में फ्रांस के ब्रिगेड एविएशन और यूके की बीएसी यानी कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने एक जॉइंट वेंचर बनाया, इसे नाम दिया गया सैपेकेट। और फिर इसी जॉइंट वेंचर ने प्रोड्यूस किया जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट। जैगवार का जो प्रोटोटाइप था उसने अपनी उड़ान 1968 में भरी थी और ये एयरक्राफ्ट 1972 में रॉयल एयरफोर्स की सर्विस में शामिल हुए थे। और अगर आप बात करें इस एयरक्राफ्ट के कुछ खास डिजाइन फीचर्स की, तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये स्वेप्ट विंग ट्विन इंजन वाला एयरक्राफ्ट है जो कि ट्राई साइकिल लैंडिंग गियर के साथ आता है। और जैगवार का जो लैंडिंग गियर है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो रफ या फिर अनप्रिपेयर्ड रनवेज पर भी आसानी से ऑपरेट कर सके। और ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि अटैक एयरक्राफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, खास करके वो जिन्हें फ्रंट लाइन के पास से फॉरवर्ड बेसिस से ऑपरेट करने की जरूरत पड़ती रहती है। और जैगवार के लैंडिंग गियर में कुछ खास फीचर्स थे, जैसे कि इसे इक्विप किया गया ओलियो न्यूमेटिक स्टड से, जो कि रफ सर्फेसेस पर लैंड करते समय शॉक को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा जैगवार का लैंडिंग गियर इतना मजबूत है कि वो रफ सर्फेस पर लैंडिंग करते समय स्ट्रेसेस को आसानी से झेल सकता है। और इसके लैंडिंग गियर का जो लॉन्ग स्ट्रोक है तो वो रफ सर्फेस पर लैंडिंग के समय शॉक तो एब्जॉर्ब करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये रफ सर्फेस या शॉर्ट रनवेज पर टेक ऑफ लेने में भी मदद करता है। जो ये जैगवार एयरक्राफ्ट है इसे खास तौर पर एक वर्सेटाइल अटैक एयरक्राफ्ट की तरह डिजाइन किया गया है, लेकिन ये कई अलग अलग रेंज के मिशंस को परफॉर्म करने में सक्षम है, जैसे कि ग्राउंड अटैक, क्लोज एयर सपोर्ट, रिकॉनासेंस, मैरीटाइम स्ट्राइक और हाँ ऑफ कोर्स ट्रेनिंग। लेकिन इसे क्लोज एयर सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा सुटेबल माना जाता है, और उसका कारण यह है कि ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट देने के लिए काफी लो और स्लो फ्लाई करने में सक्षम है। अगर बात करें इस एयरक्राफ्ट की कुछ जनरल स्पेसिफिकेशंस की, तो जो जैगवार एयरक्राफ्ट है वो 15 टन तक के वेट को कैरी करने में सक्षम है और ये अपने इंटरनल फ्यूल टैंक्स के साथ 850 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। वहीं अगर आप इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाते हैं तो इसकी कॉम्बैट रेंज 1400 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये 8G मैनूवर्स को परफॉर्म कर सकता है और इसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है 46,000 फीट। ये लो लेवल पर मैक 1.1 और हाई एल्टीट्यूड पर मैक 1.6 की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। अगर बात करें इसके आर्मामेंट्स की, तो हथियारों को कैरी करने के लिए इसमें 5 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि 4500 किलोग्राम तक के वेपन्स को कैरी कर सकते हैं। और उसके वेपन्स में 30 mm की एडेन MK4 कैनन, भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा बनाए गए HSD 250 और 450 बॉम्ब्स, CBU 87 क्लस्टर बॉम्ब्स, ग्रिफिन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, SRM शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स, DRD द्वारा बनाए गए 100 बॉम्ब्स, एंटी-शिप रोल के लिए हार्पून मिसाइल्स और हाँ जैगवार फाइटर्स न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी करने में सक्षम है। अभी वर्तमान समय में जैगवार फाइटर्स को पावर देने के लिए रोल्स रॉयस के टर्बोमेका एडोर MK811 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 22.75 किलोन्यूटन तक के ड्राई थ्रस्ट, जबकि आफ्टर बर्नर के साथ 32.5 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि अपने डरीन 3 प्रोग्राम के तहत इंडियन एयरफोर्स ने अपने जैगवार फाइटर्स के इंजन्स को अपग्रेड करने की इच्छा जताई थी और जिसके लिए हनीवेल के साथ बातचीत भी शुरू की गई थी, लेकिन हनीवेल के इंजन्स की हाई कॉस्ट के कारण ये जो बातचीत है आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि जो HAL है वो स्वदेशी तौर पर बनाए गए उनके HTFE-25 इंजन को इन एयरक्राफ्ट के लिए सुटेबल बनाने पर काम कर रही है। और HAL के जो HTFE-25 इंजन हैं तो वो 25 किलो न्यूटन तक के ड्राई थ्रस्ट को जनरेट कर सकते हैं। और फिर 2019 में HAL ने ये भी डिसाइड किया था कि वे अपने इस इंजन के लिए आफ्टर बर्नर को भी विकसित करेंगे। तो अगर इसके साथ आफ्टर बर्नर भी लगता है तो फिर ये इंजन मैक्सिमम 40.39 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऑफिशियली HAL ने कंफर्म नहीं किया है कि क्या वे अपने इंजन्स जैगवार फाइटर्स के लिए भी ऑफर करेंगे या नहीं। बाकी अभी के समय जैगवार फाइटर्स में जो इंजन्स लगे हुए हैं वो अंडर पावर्ड है। बाकी एक समय पर जैगवार फाइटर के नेवल वेरिएंट को भी विकसित किया गया था जिसको नाम दिया गया था जैगवार M। और 1956 में स्वेज क्राइसिस के बाद जब फ्रांस को मजबूरी में यूएसए के प्रेशर के चलते इजिप्ट से अपनी फोर्सेस वापस लेनी पड़ी थी, फिर जिसके बाद फ्रांस ने नेटो को भी छोड़ दिया था और नेटो से एग्जिट लेने के साथ ही फ्रांस ने यह भी तय किया था
कि वो अपनी सिक्योरिटी और अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए यूएस पर निर्भर नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कैरियर फ्लीट के लिए नए फाइटर्स को ढूंढना शुरू किया था। और फिर तब उस समय फ्रांस ने डिसाइड किया कि वो अपने जैगवार फाइटर्स को ही मैरीटाइम रोल के लिए कन्वर्ट करेगा। और फिर 1970 में जैगवार एम प्रोग्राम की शुरुआत हुई। और शुरू में जैगवार एम की जो कैटापल्ट टेस्टिंग है वो यूके में कंडक्ट की गई थी। और जब इन फाइटर्स को क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट किया गया तब तो ये सफल साबित हुए, लेकिन जब इन्हें हैवी कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट किया गया तब इस फाइटर में पुअर थ्रॉटल रिस्पॉन्स और कभी कभी एक इंजन के लूज होने की प्रॉब्लम भी देखी गई। और ऐसे में एक इंजन के साथ लैंड होना और वो भी पुअर थ्रस्ट के साथ, तो ये काफ़ी खतरनाक भी साबित हुआ। हालांकि कैरियर से ऑपरेट करने के लिए इन फाइटर्स को मॉडिफाई किया जा सकता था, लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन में जो कॉस्ट आई वो काफ़ी ज़्यादा थी। और 1971 में जब ब्रिगेड कंपनी को डसॉल्ट ने बाय किया तो डसॉल्ट चाहते थे कि फ्रांस की नेवी उनके सुपर अटेंडेड कैरियर बॉर्न स्ट्राइक फाइटर को चुने। और फ्रेंच नेवी की सर्विस में इसको इंडक्ट कराने के लिए उन्होंने अपने प्रयासों को काफ़ी तेज किया, और जिसके कारण जैगवार एम वाला जो प्रोग्राम था उसके इंजन इश्यूज वैसे के वैसे ही बने रहे और इसकी मॉडिफिकेशन में बहुत सारी कॉस्ट भी लग रही थी। तो फिर आखिरकार 1973 में इस प्रोग्राम को कैंसिल ही कर दिया गया। और जैसे कि डसॉल्ट चाहती थी, उनके सुपर अटेंडेंट फाइटर को ही फ्रेंच नेवी ने अपनी सर्विस में आखिरकार शामिल कर लिया। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ होता तो वर्तमान समय में जैगवार फाइटर्स के जो नेवल वेरिएंट है वो कई देशों की नेवीज में मौजूद होते। बाकी जैगवार फाइटर्स की ऑपरेशनल हिस्ट्री पर बात करने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको 1947 से लेकर 2023 तक इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल हुए सभी फाइटर जेट्स के बारे में जानना है तो उसके लिए आप डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध डीएस शो को देखना ना भूलें। और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब वापस आते हैं मेन टॉपिक पर। तो जो फ्रेंच जैगवार थे उन्होंने रॉयल एयरफोर्स के जैगवार्स के साथ अफ्रीका और गल्फ वॉर में काफ़ी व्यापक रूप से कॉम्बैट एक्सपीरियंस लिया है। और जैगवार फाइटर्स ग्राउंड अटैक के मामले में इफेक्टिव एसेट साबित हुए हैं। यहाँ तक कि गल्फ वॉर के समय सीड मिशंस यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, तो इस तरह के मिशंस में इराकी एयर डिफेंस, उनके एयर बेसिस, उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स, उनके एम्यूनिशन डिपोज, इन सभी को टारगेट करने के लिए जैगवार फाइटर्स इस्तेमाल किए गए थे। और इसकी कैपेबिलिटी का अंदाजा भी इस बात से भी लगा सकते हैं कि सऊदी अरब में ऑपरेट करते समय फ्रेंच जैगवार फोर्स में टोटल 28 एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने 615 कॉम्बैट सॉर्टीज कंडक्ट करी थी। और कुवैत के अहमद अल जेबर एयरबेस पर बॉम्बिंग रेड के समय जवाबी हमले में केवल 3 ही जैगवार डैमेज हुए थे, और जबकि बाकी सभी जैगवार्स बिल्कुल सुरक्षित अपने बेस पर वापस आ गए थे। और वॉर के दौरान इन जैगवार फाइटर्स ने एंटीशिप मिशंस और रिकॉनासेंस मिशंस को भी परफॉर्म किया था। और अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स में जैगवार फाइटर्स के ऑपरेशंस की, तो 19 जुलाई 1979 में इंडियन एयरफोर्स में कमीशन होने के बाद जैगवार फाइटर्स से इक्विप्ड होने वाली जो पहली स्क्वाड्रन थी वो थी अंबाला स्थित नंबर 14 स्क्वाड्रन। इंडियन एयरफोर्स ने टोटल 160 जैगवार फाइटर्स लिए थे, जिसमें से 40 डायरेक्टली ब्रिटेन से आए थे, जबकि बाकी 120 भारत में HAL द्वारा लाइसेंस के तहत मैन्युफैक्चर किए गए थे। और इंडियन एयरफोर्स जैगवार के 3 वेरिएंट्स ऑपरेट करती है, IS वेरिएंट, IB वेरिएंट और IM वेरिएंट। और भारत में बने जो जैगवार फाइटर्स हैं उन्हें निकनेम दिया गया है शमशीर यानी कि स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। और वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स करीब 6 स्क्वाड्रंस के साथ 120 जैगवार्स को ऑपरेट कर रही है, जिसमें नंबर 5 स्क्वाड्रन जो कि टस्कर्स के नाम से जानी जाती है, नंबर 14 स्क्वाड्रन जो कि बुल्स के नाम से जानी जाती है, नंबर 6 स्क्वाड्रन जो कि ड्रैगन्स के नाम से जानी जाती है, और इसमें IM वेरिएंट यानी कि मैरीटाइम वेरिएंट इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा नंबर 16 स्क्वाड्रन जो कि ब्लैक कोबरास के नाम से जानी जाती है, नंबर 27 स्क्वाड्रन जो कि फ्लेमिंग एरोस के नाम से जानी जाती है, और नंबर 224 स्क्वाड्रन जो कि वॉर लॉर्ड्स के नाम से जानी जाती है। और श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान रिकॉनासेंस मिशन सपोर्ट में, और फिर उसके बाद कारगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर में भी इन जैगवार फाइटर्स ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कारगिल युद्ध के समय जैगवार फाइटर्स ने मिराज फाइटर्स के साथ फोटो रिकॉनासेंस मिशंस को परफॉर्म किया था, और इस दौरान टोटल 150 फोटो रिकॉनासेंस मिशंस परफॉर्म किए गए थे। और रिकॉनासेंस मिशंस के अलावा इस एयरक्राफ्ट ने कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर अनगाइडेड और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को ड्रॉप भी किया था। यहाँ तक कि 24 जून 1999 में एक पर्टिकुलर मिशन में इंडियन एयरफोर्स के 2 जैगवार फाइटर्स ने LOC के बेहद ही करीब उड़ान भर के अपने लेजर गाइडेड सिस्टम के साथ टारगेट को एक्वायर किया था, और वो टारगेट था पाकिस्तानी आर्मी का फॉरवर्ड बेस। हालांकि इस मिशन में जैगवार का दूसरा पायलट जिसे बॉम्ब फायर करना था तो उसने जानबूझकर मिलिट्री बेस पर नहीं बल्कि लेजर बास्केट से बाहर निशाना बनाया, क्योंकि उस समय उस बेस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ मौजूद थे, यानी कि पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप। और अगर उन्हें उड़ा देते तो फिर आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था। और ये वाली जो घटना थी बहुत समय तक पब्लिक नहीं की गई थी, लेकिन फिर बाद में इसे पब्लिक कर दिया गया। और इसी घटना को लेकर 2017 में द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट भी जारी करी थी। और बाकी इंडियन एयरफोर्स के जो जैगवार फाइटर्स हैं वो कई सारी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जैसे कि कोप इंडिया, रेड फ्लैग, मालाबार, ये सब। और बाकी डेरिन प्रोग्राम के तहत इंडियन एयरफोर्स ने अपने जैगवार फाइटर्स को अपग्रेड भी किया है।
जैसे कि इनिशियली जो इंडियन एयरफोर्स को जैगवार फाइटर्स मिले थे तो वे नेविगेशनल अटैक वेपन एमिंग सब सिस्टम के साथ इक्विप्ड थे और इंडियन एयरफोर्स इन सिस्टम से खुश नहीं थी। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने इन जैगवार फाइटर्स को स्वदेशी सॉल्यूशन के साथ अपग्रेड करने की योजना बनाई और इसी अपग्रेड प्रोग्राम को नाम दिया गया डेरिन। डेरिन की फुल फॉर्म है डिस्प्ले अटैक रेंजिंग इनर्शियल नेविगेशन और इस प्रोग्राम के भी अलग अलग फेस हैं। जैसे कि डेरिन 1 प्रोग्राम में सेगम इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, स्मिथ इंडस्ट्रीज हेड अप डिस्प्ले, कॉमेट और न्यू डेटा पैकेज, ये अपग्रेड इसमें शामिल किए गए। फिर इसी तरह से डेरिन 2 प्रोग्राम भी आया जिसमें सेगम रिंग लेजर जायरो और जीओएस सिस्टम, डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 2 मिशन कंप्यूटर्स, एल्बिट सिस्टम का हेड अप डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और चाफ डिस्पेंसर्स इसमें इक्विप किए गए। और इसके बाद जो जैगवार फाइटर्स का लेटेस्ट अपग्रेड है वो है डेरिन 3, जिसमें डुअल मल्टी फंक्शन डिस्प्ले के साथ एक नया कॉकपिट लेआउट, सॉलिड स्टेट डेटा रिकॉर्डर, सॉलिड स्टेट वीडियो रिकॉर्डर, ऑटो पायलट एंड ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर मिशन कंप्यूटर्स, इंजन इन फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम्स, ELM 2052 वाली नई रडार जिसकी एयर टारगेट्स की रेंज है 150 किलोमीटर्स और ग्राउंड और सी टारगेट्स को डिटेक्ट करने की रेंज है 250 किलोमीटर्स। बाकी एक नया फायर कंट्रोल रडार सिस्टम, GPS के साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और इस तरह के कई अपग्रेड्स इसमें शामिल हैं। और इन सबके अलावा HAL एक जैगवार मैक्स नाम के अपग्रेड पर भी काम कर रही है। हालांकि जैगवार फाइटर्स का जो अंडर पावर्ड इंजन वाला इशू है तो उसका अभी तक कोई ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन देखने को नहीं मिला है, लेकिन बावजूद इसके जैगवार फाइटर्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट माने जाते हैं क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये लो लेवल पर फ्लाइंग करने वाली कैपेबिलिटी के चलते एक लो लेवल के बॉम्बर के तौर पर काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। इसके अलावा एक रफ और अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप से ऑपरेट करने की इसकी कैपेबिलिटी इसे अभी भी इंडियन एयरफोर्स के लिए रेलिवेंट बनाती है और हाई विंग कॉन्फ़िगरेशन वाला एयरक्राफ्ट होने के चलते बॉम्बिंग रोल्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है और अपनी लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी के चलते ही ये आर्मर्ड फॉर्मेशंस के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है, खास करके लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर ये एयरक्राफ्ट टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी के साथ पहाड़ों के बेहद ही करीब उड़ान भर के पहाड़ियों में छिपे हुए दुश्मनों को भून सकता है। और तो और अगर हमारा निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान लोंगेवाला जैसा इंसिडेंट दोबारा से करने का प्रयास करेगा तो फिर तो इंडियन एयरफोर्स की इस शमशीर से शायद ही कोई उन्हें बचा पाए। बाकी अपनी सी स्कीमिंग कैपेबिलिटी के चलते ये मैरीटाइम स्ट्राइक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आइडियल प्लेटफॉर्म है और ब्रह्मोस के साथ इक्विप्ड Su-30 MKI फाइटर्स के साथ जो जैगवार फाइटर्स हैं वो एंटी शिप रोल्स के लिए एक पोटेंट फोर्स की तरह साबित होते हैं। और अंडमान एंड निकोबार कमांड में जैगवार फाइटर्स इंडियन ओशन रीजन में भारत की कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करने में अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और बाकी जैगवार फाइटर्स न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम है, तो इसलिए भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी में भी ये एयरक्राफ्ट महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और जबकि इंडियन एयरफोर्स के वेटरन पायलट्स के मुताबिक जैगवार फाइटर्स के साथ एक कमाल की कॉकपिट विजिबिलिटी मिलती है और जो कि दुश्मन के क्षेत्र में उसकी रडार की डिटेक्शन रेंज से नीचे उड़ान भरने में भी काफ़ी मददगार साबित होती है। और जैगवार का फ्यूल कंजम्पशन भी कम है, इस वजह से इसकी कॉम्बैट रेंज भी कमाल की है। तो इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने जो जैगवार फाइटर्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है, तो उसके चलते ये फाइटर्स 2035 तक एयरफोर्स में अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हैं। और बाकी इसी नोट के साथ इस एपिसोड को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।